गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारा 12th अकाउंटेंसी से रिलेटेड टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास के अंदर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, क्लास 2। लास्ट क्लास में अपन ने फॉर्मेट देखा, क्या फॉर्मेट बनता है, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना है, बिजनेस डिसकंटिन्यू होने वाला है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे क्लोज करें, कैसे सारे बैलेंसेस जीरो होंगे, ये सारी डिस्कशन लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट की थी। हम उसी जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। किस तरह से बुक्स को क्लोज करना है, एक प्रिंसिपल फॉर्मेट बनाया था अपन ने। इसके लिए अपन ने बनाया था एक रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू सारी एसेट्स और लायबिलिटी के बैलेंस नील कर दिए जाते हैं। क्या पढ़ा था अपन ने, यहां पे ऑल असेट्स एक्सेप्ट कैश बैंक एंड फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स में क्या आता है, फिक्टिशियस असेट्स में आता था P&L का डेबिट बैलेंस, ठीक है, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये डायरेक्टली ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट होता है, डायरेक्टली ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बेसिकली ये क्या है, ये लॉसेज है, एक्चुअल में लॉसेज। ये लॉसेज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शेयर होते हैं, इनको अपन रियलाइज नहीं करने वाले। बाकी कैश बैंक तो ऑलरेडी कैश है, लिक्विड असेट्स है, उसे क्या रियलाइज करना है, वो तो कैश बैंक का अकाउंट बनाएंगे वहां जाएगा। बाकी सारी असेट्स एट बुक वैल्यू। यहां पे ऑल लायबिलिटीज कौन सी, आउटसाइड की, सारी की सारी लायबिलिटी एट बुक वैल्यू। लेकिन यहां पार्टनर का लोन नहीं, आउटसाइड की लायबिलिटीज हैं, पार्टनर का लोन नहीं, कैपिटल और रिजर्व्स नहीं, ये बुक वैल्यू पे। फिर हम यहां पे कैश बैंक के थ्रू रियलाइज करते थे असेट्स, जो जो असेट से, डेटर से, स्टॉक से, जो अपना प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर से जो रियलाइज हो रहा है वो कोट करते थे। जो लायबिलिटीज को पे करते हैं अपन, वो सारा कुछ क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो शो कर रहे थे, ठीक। फिर कोई पार्टनर एसेट्स टेक ओवर करता था कोई भी एसेट्स, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट कोई एसेट ले गया, या कोई बी एसेट्स ले गया तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट वो सेट। कोई लायबिलिटी ए ले गया तो टू एज कैपिटल अकाउंट, बी ले गया तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। टू कैश बैंक कभी कभी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, फॉर्मेलिटीज, सब कुछ वाइंड अप करना है, उस फॉर्मेलिटीज के एक्सपेंसेस भी होते थे। ओके, तो फिर अपना जो डिफरेंस था क्रेडिट साइड, ये इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट साइड एक्सेस होगी तो ये प्रॉफिट आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। ये प्रॉफिट कैसे बनता है ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ए और बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर हो जाएगा, सपोज 3:2 है। ये क्यों आता है, मैंने इसकी वेरिफिकेशन करवाई थी। ये प्रॉफिट एंड लॉस आता है अगर असेट की वैल्यू क्या है, थोड़ी सी कम रियलाइज हो, लायबिलिटी थोड़ी क्या है, एक्स्ट्रा पेड आउट हो, दैट्स व्हाई लॉस अराइज होगा। अगर असेट एक्सेस वैल्यू में सेल हो, बुक वैल्यू एक्सीडिंग बुक वैल्यू रियलाइज वैल्यू है, और लायबिलिटी की वैल्यू क्या है, पेमेंट क्या है, कंसेशनल है, कम पे है, तो उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि अपने को क्या रहा होगा, गेन। तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, बेसिकली ये चीज आपको माइंड में रखनी है। नॉमिनल अकाउंट की थ्योरी है, क्रेडिट साइड एक्सेस होगी तो प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड एक्सेस होगी तो लॉस होगा। तो ओके, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट एंड लॉस है, बिजनेस का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है ये। क्यों, क्योंकि बिजनेस डील करने का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, बल्कि असेट्स बिजनेस को वाइंड अप करने का, असेट्स लायबिलिटी सेटल करने का प्रॉफिट एंड लॉस। सारी असेट्स जीरो हो जाती हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करते हैं, डेबिट टू आप ऑल असेट्स, कौन सी, ऑल असेट्स एक्सेप्ट क्या, एक तो कैश बैंक छोड़ देते हैं और एक आप छोड़ देते हैं फिक्टिशियस असेट्स।
यानी P&L का डेबिट बैलेंस या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एटसेट्रा, ये सब बुक वैल्यू पे क्रेडिट। तो सारी असेट्स के बैलेंस जीरो हो गए कि नहीं? बीइंग ऑल assets ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बेचने के लिए, रियलाइज करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर दिया है, और सारी एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं और ये क्रेडिट होके क्या हो गए? सारे बैलेंस जीरो हो गए। तो ये चीज आपने देखनी है। ऑल आउटसाइड लायबिलिटी, जैसे कि क्रेडिटर है, ठीक, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पार्टनर की वाइफ का लोन, पार्टनर का लोन नहीं, वो आउटसाइडर नहीं है, वाइफ फर्म का पार्टनर नहीं है, तो पार्टनर की वाइफ का लोन आउटसाइडर लायबिलिटी है, ये डेबिट। टू कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ये सारी लायबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं आपको पता है? क्रेडिट। लायबिलिटी साइड के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं। बाय डेबिटिंग इट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये सारे बैलेंस क्या हो जाएंगे? निल हो जाएंगे। बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, सारी किस वैल्यू पे? एट बुक वैल्यू। सारी लायबिलिटीज जो हैं एक्सक्लूडिंग पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, आउटसाइड की लायबिलिटी सारी रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बुक वैल्यू पे क्रेडिट, जीरो हो गई। इवन कुछ फंड है जो असेट्स के अगेंस्ट हैं, वो सारी असेट्स रियलाइजेशन में डेबिट होती हैं, उन्हीं असेट्स के अगेंस्ट, जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। ये अक्सर कम दिया होता है, क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता JLPR, क्योंकि +2 लेवल में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के क्वेश्चंस नहीं रेज होते, इसलिए ये आपको जो एग्जामिनर क्वेश्चन रेज करता है उसमें ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व देता ही नहीं। अगर होता तो वो भी JLP असेट्स में उसके अगेंस्ट रिजर्व पड़ा होता है। इन सब की कल मैंने आपको नोट डाउन करवाया था, इनके अगेंस्ट कोई ना कोई असेट के अगेंस्ट इनको बनाया है। डेटर के अगेंस्ट बैड डेट्स का प्रोविजन, फिक्स असेट्स के अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और JLP ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के अगेंस्ट JLPR। ये सारी चीजें रियलाइजेशन में क्रेडिट करनी है और ये अकाउंट क्या हो जाएगा? लायबिलिटी का निल हो जाएगा। सारी चीजें ये हमने शिफ्ट कर दी रियलाइजेशन में, सारी असेट्स जीरो होगी। इसके बाद हमें इन चीजों को रियलाइज करना है, कौन सी चीज कितने में बिकेगी, फायदा नुकसान अपने आप रियलाइजेशन के डेबिट और क्रेडिट एक्सेस से पता लग जाएगा, जो कि अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल में शेयर हो जाना है। ओके, तो ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके, फिर अपन ये रियलाइजेशन तो बनाएंगे, कैसे वैल्यू रियलाइज होगी ये कंटिन्यू करूंगा, लेकिन इसके बाद मैंने बताया था जैसे सपोज पार्टनर ए का लोन अकाउंट है, तो वो बनाते आप, कितना पैसा देना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सपोज 10,000 देना है, कुछ भी ना बोले तो 10,000 कैश दे दिया जाए, टू कैश या बैंक, इस तरह से उसका पैसा पे करके हिसाब क्लियर कर दिया जाए। जर्नल बनानी है तो जर्नल सिर्फ इतनी है, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ये पेमेंट हो जाएगी इसकी। ओके, फिर बनते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, करंट हो तो वो भी देख लेंगे। ओके, कैपिटल अकाउंट ए और बी, तो जो भी इनकी ओपनिंग कैपिटल है ब्रॉट डाउन कर दो। अगर किसी की डेबिट है यानी असेट्स में है तो वो डेबिट में आ जाएगी, कोई जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो भी शेयर कर दो, या P&L का डेबिट बैलेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस फिक्टिशियस असेट्स हैं तो वो कैपिटल को रिड्यूस डाउन कर देंगी, ये लॉसेस हैं, शेयर हो जाएंगे। कोई पार्टनर असेट ले गया, जैसे सपोज ये 7 की और ये 5 की असेट ले गया, तो 2 बायज कैपिटल, बीज कैपिटल, तो यहां 2 रियलाइजेशन अकाउंट, 7 और 5 की कैपिटल कम हो जाएगी। ये देखो ए ने क्या किया था, मान लो 6,000 की लायबिलिटी ले गया था ये ए, तो वाइफ का लोन था या जो भी, किसी बीपी को कह देता है मैं दे दूंगा, टू एज कैपिटल फर्म की लायबिलिटी क्लियर होगी, पर ए ने दी
तो फर्म ए को दे देगी पैसा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ए के 6000 लेने बढ़ गए, रियलाइजेशन का फायदा आया, सपोज फायदा नुकसान रियलाइजेशन का सपोज 15,000 आया और इनका रेशियो है सपोज 3:2, तो ये 9,000 और 6,000 ये कैपिटल को बढ़ा देगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 9 और 6,000। इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ए और बी की जो कैपिटल है। ओके, फिर आप देखेंगे कि अल्टीमेटली किसी पार्टनर से लेना है या देना है। अगर देना है तो 2 कैश या बैंक करके दे देंगे, सपोज ए को तो देना है वो दे दो, लेकिन देखा बी का क्या है, डेबिट एक्सेस है। अगर डेबिट एक्सेस है तो इससे लेना है बाय कैश बैंक करके ले लेंगे। क्लियर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 1 अक्टूबर 32 में बना, उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, जो कि हमारे सिलेबस में है पार्टनरशिप एक्ट 32 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग अनलिमिटेड घर से लाने पड़ेंगे। तो ये प्राइवेट एस्टेट से लाएगा, ऐसा होता है। देखो मान लो मैं कहता हूं बी की रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्राइवेट एसेट्स, इसके घर में एसेट्स हैं मान लो 15,000 की और इसके प्राइवेट डेट हैं सपोज 12, तो पहले भैया प्राइवेट एसेट से प्राइवेट डेट पे करेगा। ये हर आदमी पर्सनल लाइफ की जो लायबिलिटीज हैं वो मीट आउट करेगा। कितने डेट हैं, 12 आउट ऑफ प्राइवेट एसेट्स 15, 3,000 सरप्लस बचेगा तो फर्म को दे सकता है, फर्म इसके घर से 3 ले सकती है। सपोज इसका डेबिट बैलेंस 2,000 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, घर से आराम से 2,000 ले आएगा, 3 ला सकता था। पर प्रॉब्लम तब है कि अगर सपोज इसके घर में तो अवेलेबल 3 है, फर्म को इसने 5 देना है तो फर्म इसके घर से 5 नहीं ले सकती, फर्म इसकी प्राइवेट एसेट से रियलाइज कर सकती है सिर्फ सरप्लस अमाउंट विच इज रुपीज 3,000, 3,000 रुपये से ज्यादा फर्म इससे रियलाइज नहीं कर सकती। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि प्राइवेट एसेट्स जो हैं उससे फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्राइवेट डेट मीट आउट करेगा, उसके बाद अगर कुछ सरप्लस बचा तो फर्म डिमांड कर सकती है। इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि फर्म ने लेना है इससे 5,000 बट सरप्लस अवेलेबल है आउट ऑफ प्राइवेट एसेट्स कितना, 3,000, तो फर्म इससे 3,000 ले लेगी। 3,000 प्राइवेट एसेट से आ जाएगा, 2,000 जो डेफिसिट रह गया वो टू बी बोर्न बाय अदर पार्टनर ये नुकसान उठा लेंगे। फिलहाल इस तरह के क्वेश्चन +2 लेवल में रखे नहीं गए हैं क्योंकि ये अगला स्टेप है पार्टनरशिप का, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर की सिचुएशन का, लेकिन वो हमारे +2 लेवल में नहीं रखा गया। ऐसी सिचुएशन में अक्सर ये होता है कि भाई अगर इससे 5 लेने हैं, इससे 3 आ सकते हैं, बाकी के 2 कौन बेयर कर लेगा, ए डेबिट 2,000 टू बीज कैपिटल 2, तो ए के कट कर लेंगे बाय ए, 2,000 ए के कट कर लेंगे, यहां पे 2B 2,000 ए के बेचारे के कट हो गए। अगर उसने 10 लेना था अब 8 ले जाएगा, 15 लेने थे तो 13 ले जाएगा। तो और कोई सोल्यूशन नहीं है। पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है, वो ज्वाइंट भी है और सेवरल भी है। ज्वाइंट मींस मिलके लायबल है, सामने वाले जिसने पैसे लेने हैं वो सब पे केस डाल सकता है या किसी एक पे भी। मान लो मैंने एक पार्टनरशिप से 5 लाख लेना है, ABCD 4 पार्टनर्स आर देयर, तो मैं चाहता हूं कि भाई I want to sue A for whole rupees 5 lakh. मैं चाहता हूं ABCD are partner, amount due to me rupees 5 lakh, but I can sue all of them ABCD or any of them, liability joint भी और several भी। मैं चाहता हूं AB पे केस करूं या सिर्फ C पे या C और D पे या A और D पे या अकेले A पे, ये मेरी चॉइस है।
मैंने अकेले ए पे केस कर दिया तो ए ये नहीं कह सकता कि तुम मुझे अकेले से क्यों मांग रहे हो, पैसा तो पूरी फर्म ने ड्यू है, फर्म ने देना है। नहीं, तुम्हारी लायबिलिटी ज्वाइंट भी है, मिलके भी तुम लायबल हो और सेवरली भी लायबल हो। मैं तुम अकेले से भी 5 लाख कॉल कर सकता हूं बाय लॉ। अगर मैंने उससे 5 लाख कॉल किए तो वो क्या राइट रखता है आगे, लीगल एक्शन लेके प्रपोर्शनेट आगे बाकी पार्टनर से ले सकता है, पर मुझे डिनाई नहीं कर सकता कि तुम मुझे अकेले से क्यों कॉल कर रहे हो, ये डिनाई वो नहीं कर सकता। तो पार्टनर्स की लायबिलिटी ज्वाइंट भी हो सकती है और सेवरल भी। चलो ये तो एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट है। तो मैं बता रहा था कि उसके घर से इतने ही पैसे आ सकते हैं बस। अगर सपोज के उसके घर में 16,000 लायबिलिटी तो सरप्लस है ही नहीं, वो पर्सनल लाइफ में भी क्या है, डेफिसिट में है 1,000। ओके, तो वो फर्म को कुछ दे सकता है, नथिंग कुड बी रियलाइज। ये सारा का सारा 5 डेबिट कौन बेयर करेगा, दूसरा पार्टनर ए, क्योंकि उसके घर से कुछ भी नहीं आ सकता, हमने 5 लेना है। फर्म ये नहीं कह सकती कि तुम्हारे घर में 15 रियलाइज हुआ है सेट से, तो बाहर वालों को तूने पर्सनल लाइफ में 16 देना है, हमें 5 देना है, तो रेशो ना। प्राइवेट असेट से पहले प्राइवेट डेट पे करेगा, अगर कुछ बचेगा तो फर्म को मिलेगा, कुछ नहीं मिल सकता इस सिचुएशन में फर्म को। 5,000 फर्म ने लेना है इससे, तो ये कुछ भी पे नहीं कर सकता। 5 का 5 किसने बेयर किया, इसका ए ने, 5,000। ओके, ए बेचारे के 5,000 कट जाएंगे 2B करके। हालांकि ये एंट्री आपसे एग्जाम में रेज नहीं करेगा, बुक्स में प्राइवेट डेट और फर्म के डेट दिया होता है, तो मैंने बताया फर्म के डेट फर्म ने पे करने, ए बी ने मिलके। ठीक, मान लो फर्म में देने को कम है तो इनके घर से ले लो, लेकिन घर से कितना मिल पाएगा, इतना ही जितना अवेलेबल है आफ्टर द पेमेंट ऑफ पर्सनल डेट। थोड़ा मैं चेंज कर दूं, मैं कह रहा हूं फॉर्म में डेबिट बैलेंस नहीं है, क्रेडिट बैलेंस है। फॉर्म में इसका क्रेडिट बैलेंस है। सपोज कि भाई इसका डेफिसिट 7,000 आ गया, यहां 22 प्राइवेट डेट है इसके, तो भैया 7 डेफिसिट देना है तो फॉर्म से ले सकता है अपने पैसे। कितने मिलेंगे, मैक्सिमम जितना उसका बैलेंस है। मान लो यहां उसका क्रेडिट बैलेंस है, ए का तो जो है, बी जो है उसकी सिचुएशन में बात करूं कि 5,000 अवेलेबल है, क्रेडिट है इसका, क्रेडिट 5,000, तो भैया 5,000 ले ले और अपने डेट 5 चुका दे। हम क्या करें, फर्म से तो तुझे जो हिसाब करके आएगा वही मिलेगा। प्राइवेट एस्टेट तेरी फर्म थोड़ी बेयर करेगी, तू खुद बेयर कर, तू फर्म से ले जा, अपने डिसॉल्व होगी ये फर्म, जो बैलेंस है वो मिलेगा, तो 5 ही दे पाएगा। अगर फर्म से 15 मिलता, लो 15, तो ये पूरे पैसे 7 प्राइवेट डेट यहां से लेके पैसे दे देता, तो वो कोई इश्यू नहीं है। बात यह है कि इसके घर से तब आएंगे जब वो प्राइवेट डेट अपने मीट आउट कर लेगा। चलो ये बात हुई हमारी। और कैश बैंक अकाउंट मैंने आपको पहले से ही बताया, कैश बैंक अकाउंट कैसे बनता है। या तो कैश का अकाउंट, मान लो बैलेंस शीट में कैश भी पड़ा है 2,000, बैंक पड़ा है या कैश पड़ा है 12, बैंक पड़ा है 1,000, तो आप किसी एक चीज का अकाउंट बना लो। सपोज आप कैश का अकाउंट बना रहे हो लास्ट में, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना पड़ा है, 12। ये जो 1,000 है ना, इसका अकाउंट अलग नहीं, इसे उठा के क्या करो, कैश विड्रॉ कर लो, खत्म हो जाएगा। क्या एंट्री कर लो, कैश अकाउंट डेबिट 1,000 टू बैंक अकाउंट, यानी 1,000 आपने कैश क्या कर लिया, विड्रॉ, तो टू बैंक करके 1,000 बैंक से विड्रॉ कर लिया। यानी आप हर जगह वर्ड क्या यूज करेंगे, अब कैश, यहां भी कैश वर्ड, यहां भी कैश वर्ड यूज करेंगे, यहां भी कैश वर्ड यूज करेंगे, तो हर जगह आपको अब कैश वर्ड यूज करना है, क्योंकि आप सिर्फ अकाउंट बना रहे हैं कैश का। जो बैंक बैलेंस था वो कहां डाल दिया आपने निकाल के, कैश में। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। सपोज आप इंटरेस्टेड हैं बैंक अकाउंट बनाने में, आप बैंक अकाउंट बनाना चाहते हैं। सपोज अक्सर ऐसा होता है जिसका बैलेंस एक्सेस होता है ना, हम उसका अकाउंट नाम दे देते हैं। मान लो कैश 6,000 है, बैंक में 15,000 पड़े हैं, तो आप बैंक अकाउंट बना लें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप यहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कोट करेंगे, 15, ये 6 भी बैंक में जमा करवा देंगे।
बैंक द रिसीवर, कितने रुपए? 6,000 टू कैश। ये कैश बैंक में जमा करवा दिया आपने, टू कैश 6। तो आपने बैंक का अकाउंट बना लिया। अब हर जगह आप वर्ड क्या यूज करेंगे? बैंक। यहां भी क्या वर्ड यूज करेंगे? बैंक। बैंक। यहां भी वर्ड यूज करेंगे बैंक। तो जहां भी आप पेमेंट लेंगे देंगे उसके लिए यूज करो आप बैंक। अब क्योंकि आप कौन सा अकाउंट बनाने जा रहे हैं? बैंक। तो ये कोई इश्यू नहीं है, कैश का अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं या बैंक का अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपको माइंड में रखना है, ठीक। तो फॉर्मेट क्या होगा? ये बैंक और कैश अकाउंट में सारी रियलाइजेशन से असेट्स की वैल्यू आ जाएगी, कितने में बेची, ठीक। लायबिलिटी पे की बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए तो बाय रियलाइजेशन। पार्टनर का लोन दिया, जैसे सपोज ए का लोन दिया 10,000 रुपए, वो क्रेडिट। किसी पार्टनर को दिया एज कैपिटल, बीज कैपिटल। अगर किसी पार्टनर से पैसा आया तो वो इधर आ जाता। तो बस अल्टीमेटली ये आपका टैली हो जाएगा, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जीरो हो जाएगा बैलेंस। इट मींस एवरीथिंग इज सेटल्ड, सब कुछ सेटल हो चुका है। सारी लायबिलिटी, सारी एसेट्स क्या हो चुकी हैं? जीरो। जो लेना था ले लिया है, जो देना है दे दिया है, सब कुछ ओके हो गया है। तो इस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट को हमें क्या करना है? जीरो लेवल पे लेके जाना है। ये लास्ट क्लास 1 में भी फॉर्मेट देखा था, थोड़ा मैंने रिपीट किया है। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ एडवांस प्रॉब्लम जो टेक्निकल इशू रियलाइजेशन के रिगार्डिंग आते हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं। फॉर्मेट आपके माइंड में आ गया है सारा, देखते हैं। कंसेप्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में रियलाइजेशन के लॉस का रीजन क्या है वो वेरीफाई करवाया, और लॉसेस को कैसे सेटल करना है, कैसे अप्रोप्रिएट होते हैं, वो सब मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल से क्लास 1 के अंदर आपको क्लियर किया था। कुछ और टॉपिक क्या होता है, कई बार देखना, एक बैलेंस शीट बनी हुई है। बैलेंस शीट में सपोज प्लांट एंड मशीनरी 10,000 की है, ठीक है। फर्नीचर 7,000 का है, स्टॉक 3,000 का है, डेटर 5,000 के हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 के हैं, कोई पेटेंट पड़ा है 2,000 का है, ठीक है। सपोज यहां लैंड पड़ी है 8,000 की। इधर क्रेडिटर है, क्रेडिटर 6,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000। ए और बी पार्टनर है, रेशियो 3:2 है। तो ए वाइफ लोन, ए की वाइफ का लोन पड़ा है 3,000 का, ठीक है, एटसेट्रा। इस तरह से कुछ असेट्स और लायबिलिटी और लिख लो। सपोज के बीपी की वैल्यू पड़ी है 4,000, बस इधर कैपिटल पड़ी है पार्टनर की, ठीक है, इधर कैश पड़ा है। ऐसा कुछ बैलेंस शीट है, कंप्लीट नहीं कर रहा मैं, बस एक आइडिया देके छोड़ रहा हूं। अब अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाने लगे, रियलाइजेशन अकाउंट, आप इन सारी असेट्स को रियलाइजेशन में क्लासिफाई कर देंगे क्या? 2 सारी असेट्स, कौन कौन सी? 2 सन्ड्री असेट्स, सब एट बुक वैल्यू पे कैश छोड़ के। कौन कौन सी? लैंड कितने रुपए की डेबिट होगी? 8। फिर क्या है? प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की? 10,000। फिर कह रहा है फर्नीचर कह रहा है 7। स्टॉक 3,000 और डेटर 5। प्रीपेड एक्सपेंस कितना? डेबिट बैलेंस 1, खत्म हो गया, क्रेडिट हो गए। और पेटेंट नाम की इंटेंजिबल असेट्स भी, इंटेंजिबल असेट्स होती है पेटेंट गुडविल, फिक्टिशियस नहीं, फिक्टिशियस होती जैसे कि यहां पे मान लो कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या फिर मान लो 1500, ये कहां जाएगा? कैपिटल में।
P&L का डेबिट कैपिटल में यहां कोई जनरल रिजर्व पड़ा है, यहां पे सपोज जनरल रिजर्व वो कैपिटल में जाएगा, मान लो 8000, वो नहीं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आएंगे। ओके, यहां कैश पड़ा है सपोज 9000। तो आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इधर नहीं लाना, पर पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट्स है, ना कि फिक्टिशियस। आप इनका टोटल करो, देखो कितने रुपए का रहेगा। 8000, 10,000, 7,000, 3,000, 5,000, 1,000, 2,000, ये सब 36,000 है। ठीक, बैलेंस शीट का टोटल देख लो, 8, 10, 7, 3, 5, 1, 2, ये ना मैं राउंड फिगर में ले लेता हूं, 1000, 1 और 9, ये आ गया 46,000। वो 36 था, 10 की ये लास्ट की एसेट्स हैं। इधर ए और बी की कैपिटल है। चलो थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर देता हूं, लो यहां 46,000, इधर देखते हैं 6,000, 2,000, 3,000, 4,000, 8,000, 23, ये टोटल 46 है। तो 23 इन सब चीजों का टोटल है हमारा। चलो इसमें 15 ए की कैपिटल है, 8 बी की कैपिटल है। चलो मैंने एक बैलेंस शीट बना दी, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट है ये, ए बी आर पार्टनर, रेशो 3:2 है। अब देखो क्या होता है, यहां पे सारी एसेट शिफ्ट की, उसी तरह से आप सन्ड्री लाइबिलिटीज जो आउटसाइडर की हैं वो शिफ्ट कर दें। कितनी है आउटसाइडर की लाइबिलिटीज, तो वो शिफ्ट करो। आउटसाइडर की लाइबिलिटीज में क्रेडिटर हैं कितने रुपए के, 6,000 के। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं कितने रुपए, 2,000। ओके, ए की वाइफ का लोन है, एज वाइफ लोन कितने रुपए का है, सपोज 3,000। ओके, बीपी कितने का है, 4,000। 8, 11, ये 15,000 हुआ। चलो अब मुझे जिस जिस असेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स अपने को बताता जाएगा, अपा लिखते जाएंगे। मुझे कह रहा है कि भाई असेट्स के अंदर लैंड टेकन बाय ए, वो ले गया है 6,000 में लैंड। ओके, लैंड ले गया। और जो प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज्ड एट, प्लांट एंड मशीनरी जो 10 की थी वो बिकी 12 में या 13 में बिकी। ओके, फर्नीचर बिका 7,000 में, और डेटर से कितने रियलाइज हुए वो दे रखा है, डेटर से रियलाइज हुए हैं 4,000। पेटेंट से कितने रियलाइज हुए हैं, बिका है तो ठीक है दे दिया 1। ऐसा है, इसने प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेके कुछ नहीं बोला। ये दोनों, ये तो वैसे भी कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। लेकिन ये प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेके साइलेंट है। तो जैसे जैसे वो कह रहा है बाय, कौन ले गया, एज कैपिटल अकाउंट, क्या ले गया, ए लैंड ले गया। कितने में ले गया लैंड, 6,000 में। आप ये चीज नोट डाउन करो कि लैंड जो है 8 की, ए ले गया 6 में, तो डेबिट साइड में 8 आर, क्रेडिट कितना 6, तो डेबिट साइड एक्सेस है बाय ₹2,000, 8 और इधर 6, तो 2,000 एक्सेस डेबिट क्या शो करता है, लॉस। रियलाइजेशन काउंट में ड्यू टू लैंड जो है 2,000 का लॉस है, बाय बैंक या कैश। ये सपोज कैश बना रहा है तो कैश बना लो, क्योंकि अंदर ओनली कैश अकाउंट है, तो यहां पे वर्ड क्या लगा लो, कैश, बाय कैश। क्या क्या रियलाइज हुआ, देखो हमें कह रहा है मशीन 13 में, ओके, अपने आप फायदा आ गया, मशीन 10 की 13 क्रेडिट, 3,000 एक्सेस क्रेडिट क्या शो करता है, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो गया है। फर्नीचर कितना 7,000, फिर कह रहे डेटर कितने 4,000, ओके, पेटेंट कितने में रियलाइज हो गया 1,000।
तो इस तरह से ये सारी एसेट्स जो रिलाइज होगी 25,000 की। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेके साइलेंट है, ये 1,000 का उसने कुछ भी नहीं दिया। इट मींस अगर कुछ रिलाइज हुआ होता तो बता देता, या कोई पार्टनर ने टेक ओवर की तो बता देता। साइलेंट है तो मान लो नथिंग कुड बी रियलाइज, इसका अज्यूम करो नथिंग कुड बी रियलाइज्ड, बस कुछ भी नहीं करना, क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली लॉस हो गया। डेबिट में 1, क्रेडिट में इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं, तो एक्सेस डेबिट 1000 क्या शो करता है? लॉस। अपने आप इसमें लॉस रिकॉग्नाइज हो गया। हो सकता है एक और असेट पेटेंट को लेके साइलेंट होता तो उसका भी कुछ ना करता क्रेडिट, उसमें भी क्या आ जाता? लॉस। प्रॉब्लम तब है कि सपोज लैंड है 8 की, यहां लैंड ए ले गया, चलो मैं कह रहा हूं स्टॉक 3 का, स्टॉक को लेके भी साइलेंट हो जाए, जैसे स्टॉक को लेके साइलेंट ही है। हाँ, स्टॉक को लेके कुछ नहीं बता रहा, फर्नीचर डेटर पेटेंट, तो स्टॉक को लेके भी साइलेंट है। स्टॉक का क्या हुआ? साइलेंट, तो मान लिया नथिंग कुड बी रियलाइज, तो स्टॉक को भी क्या कर दिया अपने? इग्नोर। तो डेबिट में स्टॉक 3, क्रेडिट में कुछ भी नहीं, तो डेबिट 3000 एक्सेस क्या शो करता है? लॉस, कि हमें 3000 का क्या हो गया? इसमें लॉस हो गया स्टॉक में। वैसे सीबीएसई की एडवाइजरी है कि जो टेंजिबल असेट्स होती हैं, टेंजिबल में क्या आ गया? टेंजिबल असेट्स जो हैं, जिसमें आ गया लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक एटसेट्रा, लाइव स्टॉक, इन चीजों की वैल्यू होती है। स्टॉक कम रेट से ही पर होएगा तो सही, ऐसा मानना कि स्टॉक है ही नहीं तो ठीक नहीं है। सीबीएसई की एडवाइजरी है कि एग्जामिनर को टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कोट करनी चाहिए, कितने में कोई पार्टनर ले गया या बाजार में बेची। हाँ, तो इसलिए एग्जामिनर देगा मोस्ट प्रोबेबली। पर फिलहाल आप एक ही बात याद रखो, नहीं दिया तो हम क्या करें? इग्नोर कर दो। मान लो वो नहीं रियलाइज हुई, लॉस मान लो। लेकिन जो इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल असेट, उनका तो सही है रूटीन प्रैक्टिस, जैसे कि गुडविल है अगर बुक्स में, पेटेंट है, कॉपीराइट है, प्रीपेड एक्सपेंस है, ये चीजों का अगर अक्रूड इंटरेस्ट है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आते हैं प्रीपेड और अक्रूड, इनको डेबिट किया, अब इसका कुछ नहीं गिवन तो छोड़ो, बस नहीं है, सही है, इसका कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि ये तो होता है, बंद हुई फर्म की गुडविल के नहीं मिलते पैसे, कई बार बंद पिटा हुआ बिजनेस है, इसका पेटेंट कौन लेगा? समझे ना? तो इंटेंजिबल असेट्स में हो सकता है अब दुकान ही बंद होगी, जैसे पेंटर को एडवांस पैसे दे दिए थे, प्रीपेड एक्सपेंस, अगले साल पेंट करवाएंगे, अब दुकान ही बिक गई तो क्या वो पेंटर वापस दे देगा पैसे? नहीं। इसलिए क्या है, उस अमाउंट को इग्नोर करो, समझो वो क्या हो गया है? लॉस। इंटेंजिबल में तो ये बात समझ में आती है कि अगर साइलेंट है तो इग्नोर कर दो, लेकिन टेंजिबल की वैल्यू ना हो, ये डाइज है, ऐसे कैसे हो सकता है कि इसकी रियलाइज वैल्यू 0? कुछ तो बिकेगा ये, कोई 100, 200, 500, तो टेंजिबल की रियलाइज वैल्यू हमेशा होती है। हो सकता है डेटर से कुछ ना आए, बैड ही हो सकता है, तो उन चीजों में साइलेंट है तो लॉजिक है, कुछ ना करो क्रेडिट, पर इनका पेपर में वैल्यू जरूर देगा। पर फिलहाल आप क्या करना है? टेंजिबल, इंटेंजिबल, साइलेंट है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसे क्रेडिट में इग्नोर कर देंगे, तो बस ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? उससे लॉस आ जाएगा, डेबिट साइड एक्सेस आ जाएगी। समझ आइए? चलो एक और बात, असेट्स में तो चलो ऐसे कर लिया, लायबिलिटी कितनी पे करनी है अगर उसको लेके साइलेंट हुआ तो ये ज्यूम करना है कि होल अमाउंट इज टू बी पेड एट बुक वैल्यू। मान लो लायबिलिटीज पेड, कैसे कह रहा है? कह रहा है जी क्रेडिटर जो हैं उनको 5 में पे कर दिया गया, ठीक है, 8 टेकन ओवर वाइफ लोन, वो कहता जी मैं अपनी वाइफ का लोन खुद सेटल कर लूंगा, बीपी रीपेड एट, बीपी पे कर दिए गए 4 वाले 3500 में, ओके। तो यहां पे आप टू कैश करके क्या क्रेडिटर को कितने पे कर दिए? 5। देखो ध्यान से, क्रेडिट में था 6000 क्रेडिटर का, हमने टू कैश करके 5 पे किया,
तो क्रेडिट बाय 6000, डेबिट बाय 5000, तो एक्सेस 1000 क्रेडिट क्या शो करता है, यहां से गेन हो गया है, प्रॉफिट हो गया है, 6 माइनस 5 1000 का प्रॉफिट हो गया है। वाइफ का लोन ये कहता है मैं दे दूंगा, अगर कोई लायबिलिटी लेके जाएगा तो उसका फर्म में अमाउंट ड्यू ज्यादा हो जाएगा। ये वाइफ का लोन जो है 3000 का, ये कहता है ये मैं ले जाता हूं, तो फर्म की लायबिलिटी दे रहा है तो कैपिटल बढ़ेगी ना, तो आप एंट्री क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए 3, इसकी जर्नल बनाएंगे तो आप लिख देंगे बीइंग, जर्नल बना दो इसकी, बीइंग वाइफ्स लोन टेकन ओवर बाय ए। वाइफ का लोन कौन ले गया, ए, तो फर्म की लायबिलिटी लेके जाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी, असेट लेके जाएगा तो कैपिटल कम होएगी। ओके, फिर क्या कह रहा है, बीपी के लेके कितने रुपए कह रहा है, 3500 में बीपी क्लियर कर दिया गया, तो टोटल 8500। अब एक लायबिलिटी को लेके साइलेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ ना बोले तो आपने टू कैश आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट कितनी माननी है, पूरी की पूरी पेमेंट माननी है 2000 की 2000 एट बुक वैल्यू। तो ध्यान रखना है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ any outside liability, then it is assumed that whole amount at book value has been repaid by the firm। तो आपको assume करना है पार पे पेमेंट कर दी, ये assume करके आपने ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000 क्लियर कर देने हैं। तो किसी लाइबिलिटी को लेके साइलेंट है तो पूरी पेमेंट, किसी असेट को लेके साइलेंट है, क्या हुआ, कितने में कोई पार्टनर ले गए या बेची तो छोड़ दो, इग्नोर, जीरो, नथिंग कुड बी रियलाइज, ये मान लो, जबकि लायबिलिटी की पूरी पेमेंट करनी है, पार पे बुक वैल्यू पे पेमेंट करनी है। क्लियर, ये वाला पॉइंट समझ आया। तो अभी तक मैंने इसमें ये डिस्कशन किया है कि लायबिलिटीज की पूरी पेमेंट होगी अगर साइलेंट है, और असेट्स के रिगार्डिंग साइलेंट है तो इग्नोर इट, कि समझो कुछ रियलाइज नहीं हुआ। अब बात आती है, ये तो चलो जो बुक्स में असेट्स और लायबिलिटी हैं उनकी डिस्कशन होगी, इसके अलावा कभी कभी बुक्स में ऐसा भी होता है कि कुछ अनरिकॉर्डेड असेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होती हैं। देखना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज, मैं इन सब की जर्नल और उसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी नेक्स्ट क्लासेस में, पर पहले मैं क्वेश्चन रियलाइजेशन के बेस पे ले रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, जर्नल इसी से बन जाएंगी अगर आपको ये फॉर्मेट आते हैं। तो रियलाइजेशन टू एज कैपिटल अकाउंट, वाइफ का लोन ले गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ए असेट्स ले गया, लैंड ले गया, एज कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जर्नल इससे बन जाएंगी। माइंड में आपके क्या रहना चाहिए, ये लेजर का फॉर्मेट, रियलाइजेशन का, कैपिटल अकाउंट का, ये कैश का, ये माइंड में फॉर्मेट रहेगा तो जर्नल तो चुटकी बजाते आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अनरिकॉर्डेड असेट्स और लायबिलिटी, कभी कभी बुक्स में कुछ असेट्स और लायबिलिटी नहीं होती लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू होती है, तो वो हमें मिलती है या हम लायबिलिटी को पे करते हैं। जैसे मैं कह दूं एक सिचुएशन कि देयर इज अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर विच रियलाइज्ड फॉर 5000, ये टाइपराइटर बुक्स में था ही नहीं, देख लो बैलेंस शीट में, कबाड़ में कचरे में पड़ा था, जब फर्म बंद की तो इससे पैसा रियलाइज हुआ 5000, तो आपको जितना रियलाइज हुआ बाय कैश करके इसी लिस्ट में जोड़ दो, बाय कैश टाइपराइटर एक अनरिकॉर्डेड असेट्स था, कैश रियलाइज हो गया 5, तो ये फायदा हो गया ना अपने आप। आपको कितना कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर था, तो ये बीइंग अनरिकॉर्डेड असेट्स, इन अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज्ड फॉर 5000, तो ये 5000 रुपए की एक असेट रियलाइज हो गई टाइपराइटर, डेबिट में कुछ है नहीं, क्रेडिट हो गया बाय कैश 5000, तो 5000 क्या है, ये सरप्लस,
प्रॉफिट बेनिफिट 5,000 का फायदा आ गया यहां से। इज इट क्लियर? कभी कभी ऐसा कह दूं, लो मैं कहता हूं गुडविल ऑफ द फर्म टेकन ओवर बाय बी, पार्टनर बी कहता है ये गुडविल मैं ले जाऊंगा जिसकी वैल्यू 6,000 लगाई गई। क्या गुडविल बैलेंस शीट में थी? नहीं, पर वैल्यू है उसकी। ये नेम फेम दुकान का कौन ले लेगा? बी ले लेगा। तो यहां पे एक बेनिफिट दिख रहा है, कितने रुपए का? 6,000। तो आप एंट्री करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये जर्नल बनाने के लिए आपके माइंड में चलना चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट, क्या? गुडविल टेकन ओवर एट, गुडविल टेकन एट कितने में ले गया ये गुडविल? 6,000 में। गुडविल टेकन ओवर बाय बी, तो बीइंग गुडविल टेकन ओवर बाय बी, तो गुडविल बी ले गया है कितने रुपए में? 6,000 में। ये फायदा हो गया। देखो डेबिट में कुछ था नहीं, पर उसकी वैल्यू थी गुडविल की, 6,000 में वो ले गया, तो 6,000 का क्या हो गया समझो फर्म को? प्रॉफिट। बी की कैपिटल में डिडक्ट हो जाएगा 6,000, फर्म को ये बेनिफिट हो गया है 6,000 का। तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। कभी कभी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकती है। कहता है आउटस्टैंडिंग क्लेम या कॉन्टीजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹4,000 रिक्वायर्ड टू बी पेड एट डिसोल्यूशन पे ये लायबिलिटी रिक्वायर्ड टू बी पेड है, पे करनी है एक लायबिलिटी। ये कोर्ट का कोई केस था या कुछ भी, एक वर्कर का डिस्प्यूट का केस था कोई, वो देना पड़ेगा, फाइनल हो चुका है, कितने रुपए? 4। तो ये साफ दिख रहा है लॉस। ये कोई आउटस्टैंडिंग क्लेम यहां था नहीं, पर ये क्लेम देना पड़ेगा, तो एक लॉस है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 4,000 टू कैश करके आपको 4,000 देना पड़ेगा। बीइंग कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड, ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी देनी है आपने, कितने रुपए? 4,000। तो यहां पे टू कैश आउटस्टैंडिंग क्लेम बुक्स में नहीं था, तो क्या हुआ? पर देना पड़ा 4। क्रेडिट था देखो कोई? नहीं। टू कैश 4 हुआ, तो ये क्या हो गया? ऑटोमेटिकली लॉस। क्रेडिट में कुछ है नहीं रियलाइजेशन के, डेबिट हो गया 4। तो एक्सेस डेबिट क्या शो करता है? ये जो एक्सेस डेबिट 4,000 है, ये शो करता है लॉस को। रियलाइजेशन अकाउंट में 4,000 डेबिट होने से लॉस अक्रू हो गया है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मीट आउट करेंगे टू कैश। कभी कभी पार्टनर ले जाता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कहता मैं दे दूंगा, तो वो तो बात एक ही है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना पड़ेगा। तो फर्म से पार्टनर पैसे फाइनल सेटलमेंट में ज्यादा ले जाएगा, तो वो तो एक ही बात है। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का ये ट्रीटमेंट आपको माइंड में रखना है, ठीक है। और देखना, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूं। चलो जितने की जो असेट्स कहेगा रियलाइज कर लेंगे अपन, जैसे जैसे कहेगा, ठीक है, जो भी, और जो असेट्स पार्टनर ले जाएंगे या रियलाइज कर लेंगे वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। लो कुछ और इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखना। क्या एक सिचुएशन दे रहा हूं, असेट्स टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स। ऐसी सिचुएशन देखना, सपोज यहां क्रेडिटर 6,000 के है, मैं कह रहा हूं फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम।
देयर क्लेम, यानी उनको अपने 7000 का फर्नीचर दे दिया जिसकी वैल्यू 6 थी, 6000 के क्रेडिटर थे, उन्होंने कहा फर्नीचर दे दो, फर्म ने कहा कि ठीक है ले जाओ, तुम्हारा हिसाब क्लियर हो गया, फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। एक तरह से ये समझ लो कि हमें 1000 का क्या हो गया लॉस, फर्नीचर जो था 7 का था, क्रेडिटर कितने आउटस्टैंडिंग थे 6, तो 1000 का क्या दिखता है यहां से लॉस। पर आप इसकी एंट्री ना करो, नो एंट्री रिक्वायर्ड, इसकी कोई एंट्री रिक्वायर्ड नहीं। आप देखो ध्यान से, अगर कोई एंट्री नहीं करोगे तो रियलाइजेशन में क्रेडिटर कितने क्रेडिट हैं 6, फर्नीचर डेबिट कितना है 7। आपने कोई एंट्री अगर नहीं की इनके रिगार्डिंग तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया डेबिट एक्सेस, डेबिट एक्सेस कितना है 7 डेबिट है 6 क्रेडिट है, तो 1000 ऑटोमेटिकली क्या है एक्सेस डेबिट, क्या दिखता है लॉस। आप इसकी कोई एंट्री मत करो अगर क्रेडिटर हमारा फर्नीचर ले गया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, तो डेबिट में फर्नीचर 7 जिसका यहां कुछ आने की एंट्री नहीं करनी और इधर क्रेडिटर को कुछ पेमेंट की एंट्री नहीं करनी, तो ऑटोमेटिकली लॉस 1000 आ चुका है। आप ध्यान नहीं देते, कई बार ये लॉस अराइज हो चुका है 7000, इधर 6000, एक्सेस डेबिट 1000, ये लॉस बुक करने का अपने आप ऑटोमेटिक तरीका है। या फिर और लोग क्या करते हैं, और कर देता हूं, इसकी जगह इस एंट्री का क्या करते हैं लोग और में, वो कहते हैं जी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू रियलाइजेशन, के फर्नीचर से कितने पैसे आ गए समझ लो 6, टू रियलाइजेशन अकाउंट 6, क्योंकि वो क्रेडिटर को 6 देने ना, तो ये एक ही बात है कि आप समझ लो कि क्रेडिटर को पेमेंट 6 दे दी, फर्नीचर की ले गए टू कैश अकाउंट। तो इसका इफेक्ट क्या रहा देख लो, दोनों कंबाइंड एंट्री, ये तो पेमेंट टू क्रेडिटर की एंट्री होगी, ये किसकी होगी फर्नीचरलाइज हो गया 6000 में। तो आप देखो फर्नीचर से आ गया 6, बाय कैश करूंगा, इधर बाय कैश फर्नीचर से समझो 6 आया, इधर क्रेडिटर को पेमेंट दी टू कैश, क्रेडिटर को वो 6, इफेक्ट क्या रहा कुछ भी नहीं। प्रिंसिपली गलत भी है ये, क्यों, क्योंकि बिजनेस में आया क्या 6000 आपके पास नहीं ना, उनको उठा के फर्नीचर दे दिया है, तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट है कि इसको ना ही किया जाए, यहां एंट्री ना ही की जाए, वो ज्यादा बेस्ट है। इफेक्ट ये है, मतलब एक तरह से 7 वाला फर्नीचर 6 में चला गया है, बात ये है 6000 में बिकता, फिर हम क्रेडिटर को 6 देते, तो वही चीज बन गई है, एंट्री ना करना ज्यादा बेटर है, ऑटोमेटिकली लॉस एडजस्ट हो गया है। वो कैसे मैंने आपको बता दिया, क्लियर। इस तरह से और देखना, यहां चेंज कर रहा हूं, लॉस अपने आप आ जाएगा, कोई एंट्री की जरूरत आपको नहीं है रियलाइजेशन में। ओके, एक और सिचुएशन, सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है ए अग्री टू टेक ओवर, ए कह रहा है वाइफ का लोन 3000 है, वो कह रहा है मैं ए अग्री टू टेक ओवर डेटर्स at ₹3000 and to pay wife's loan himself। ए कहता है जी मैं ले जाता हूं डेटर 3000 में और मैं खुद अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा। बाय चांस अमाउंट सेम है, ना भी एंट्री करोगे चलेगा, लेकिन अमाउंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए इसकी एंट्री करो तो अच्छा है। क्या ले गया वो डेटर 5 वाले, कितने में 3 में, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट डेटर्स टेकन, कितने में ले गया वो डेटर, यहां से 3000 में उसने टेक ओवर कर लिए हैं, 3000 रुपए में वो डेटर ले गया, और वाइफ का लोन कहता है मैं दे दूंगा, तो टू एज कैपिटल अकाउंट हमारी लाइबिलिटी ले गया है, वाइफ का लोन कहता है मैं दे दूंगा, फर्म की लाइबिलिटी ले गया है। तो ना भी एंट्री करोगे इफेक्ट बराबर हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट सेम है, लेकिन अमाउंट अलग भी तो हो सकता है। मान लो ये 3500 है और लाइबिलिटी वाइफ का लोन 3000 है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं एंट्री पास कर दो तो बेटर है।
वो वाइफ का लोन ले गए तो फर्म की लाइबिलिटी ले गया, तो फर्म की लाइबिलिटी खत्म तो फर्म ए को दे देगी 3,000 रुपये ज़्यादा, लेकिन असेट्स ले गया तो फर्म 3,500 ए के कट कर लेगी जो वो ले गया है। थर्ड सिचुएशन यहाँ पे वाइफ के लोन के अलावा जो बीपी है, बीपी जो है, हाँ बीपी 50% ऑफ बीपी टेकन बाय एसेट्स में हो, एसेट्स में, चलो मैं कह रहा हूं 50% ऑफ स्टॉक टेकन ओवर बाय बीपी होल्डर्स, बीपी होल्डर्स एट 10% या 20%, 20% डिस्काउंट, बैलेंस बीपी पेड एट 10% डिस्काउंट। अब देखना क्वेश्चन क्या है, जो स्टॉक है, स्टॉक सारा कितने का है, स्टॉक की बुक वैल्यू 3000 है, वो 50% ले गए हैं, 50% नहीं, 1500 वाला ले गए, 1500 वाला नहीं, तो ये 1500 वाला टेकन एट कितने में ले गए, वो कह रहा है जी 1500 वाला 20% कम करके ले गए, 50% स्टॉक टेकन ओवर बाय बीपी होल्डर एट 20% डिस्काउंट, तो 1500 वाला 20% कम कितने में ले गए, 1200 में। बाकी स्टॉक का क्या हुआ वो अलग इश्यू है, वो बताएगा जैसे कर लेंगे। बाकी बैलेंस बीपी कितना बचा, आप मुझे बताओ बीपी टोटल कितने हैं, टोटल जो बीपी का अमाउंट है 4000 लेस स्टॉक टेकन ओवर, स्टॉक टेकन एट कितने में ले गए, स्टॉक 1200 में, तो बैलेंस बीपी का कितना बचा, बैलेंस बीपी का बचा 2800, इनको 10% डिस्काउंट काट के पेमेंट दे दी, तो 2800 देना था, इनको बाकी बैलेंस की 10% कम करके पेमेंट दे दी 2520। ये सिचुएशन देखना। और एक देखना, बैलेंस स्टॉक सोल्ड एट 60%, बाकी स्टॉक 60% में बेच दिया, तो ये कितने में बेच दिया, सोल्ड एट 1500 वाला 60% 900 में बेच दिया। अब सारी सिचुएशन सुनना, देखो ये सिचुएशन क्या है सारी, हमारा स्टॉक जो था वो था 3000, हाफ स्टॉक 50%, कुछ ले गए बीपी और बाकी हाफ हमने बेच दिया 60% में। फोर्थ पॉइंट कह रहा है, तो आपने जो स्टॉक बेचा वो स्टॉक तो 60% में कितने में बिक गया, 900 रुपए में। जो बीपी आपने पे किए, ये हटा देता हूं, देखो सारी सिचुएशन सुनो आप, कि हमारा जो स्टॉक था यहां पे बुक्स के अंदर 3000 का था, जिसका 50% 1500 वाला टेकन ओवर बाय बीपी होल्डर, जिनको हमने बीपी एक्सेप्ट किए हुए हैं, वो ले गए, लेकिन कितने में ले गए, वो कहता है जी 1500 वाला हम तो 80% में लेके जाएंगे, यानी 20% कम, वो ले गए 1200 में, ठीक है। और बाकी जो बीपी का अमाउंट है, बैलेंस बीपी, उसको हमने 10% कम में वो मान गए, उनको 10% काट के दे दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक है 1500, इसका 20% कम, वो ले गए 80% में, यानी कितने में, 300 कम, 1200 रुपए में वो हमारा स्टॉक जो है ले गए हैं, 1200 में हमारा स्टॉक ले गए, 1200 में ले गए, तो जो बैलेंस बीपी बचा यहां पे कितना बचा, वो बैलेंस बीपी बचा 2800। इस 2800 को 10% डिस्काउंट कम करके पेमेंट दे दी अपन ने 2520, तो यहां बीपी को आप 2520 रुपए पे कर देंगे, स्टॉक बाकी का आपने 900 बेच दिया, बाय कैश वो कर देंगे। रही बात स्टॉक 1500 वाला 1200 में ले गए, तो स्टॉक को बेचने की एंट्री बाय कैश, स्टॉक टेकन बाय बीपी होल्डर 1200, और इधर करूं मैं टू कैश, बीपी होल्डर टेकन द स्टॉक 1200, तो वो एंट्री हटा दो, इस एंट्री का आपस में कोई मतलब नहीं। लायबिलिटी जो थी वो सेटल कर दी बाय
प्रोवाइडिंग देम स्टॉक, उनको स्टॉक दे दिया 1200 का, तो उस स्टॉक को बेचने की और बीपी को 1200 पे करने की कोई एंट्री मत करो, इफेक्ट खत्म। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमारा स्टॉक 1200 में बिक गया, वो 1200 बीपी को हमने दे दिए, तो इधर स्टॉक बेचने की, इधर बीपी को पेमेंट देने की एंट्री आपस में हटा दो, इसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ये हटा दी एंट्री। समझ आया कि जो अपन ने बैलेंस पे किया उसकी एंट्री कर दो बस। जो बीपी है वो ले गए हैं हमारा स्टॉक 1500 वाला 1200 में, तो उधर स्टॉक बेचने की 1200 की, इधर बीपी को पेमेंट की एंट्री नहीं करनी, ऑटोमेटिकली लॉस आ गया है। इधर स्टॉक 15 वाला 1200 में ले गए वो, क्योंकि इससे बीपी तो 1200 खत्म हुआ, इधर से स्टॉक 15 खत्म हुआ, तो 1500 इधर पड़ा है, 1200 बीपी, तो 300 एक्सेस डेबिट अपने आप क्या आ गया है, लॉस आ गया है। तो बस जो बैलेंस स्टॉक बेचा उसकी एंट्री, बैलेंस बीपी पे किए उसकी एंट्री कर दो। क्लियर? अब देखना थोड़ा और सिचुएशन चेंज कर रहा हूं, बाकी ये क्वेश्चंस में और प्रैक्टिस होगी इस चीज की, इस तरह की सिचुएशंस की, जर्नल भी बनाएंगे हम लोग तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा सिचुएशन और चेंज कर रहा हूं मैं यहां, लो मैंने हटा दिया। अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की बात चल रही है। क्या कह रहा है कि भाई देयर इज एन अनरिकॉर्डेड मशीन which has value approx ₹6,000 realized for 4500। कह रहा है कि एक अनरिकॉर्डेड मशीन थी जो बुक्स में नहीं थी, उसकी वैल्यू अराउंड 6000 है, पर अब जब रियलाइजेशन के वक्त उस कबाड़ को बेचा तो वो कितने की बिकी, 45। तो इस 6 से हमें क्या मतलब, ये वैल्यू बैलेंस शीट में तो है नहीं इस मशीन की, ये तो अनरिकॉर्डेड है, जितने की बिकी ये मशीन उतने ही लिख लो ना, 45 प्रॉफिट हो गया अपने आप। कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन 4500, तो 4500 का हमें यहां से प्रॉफिट हो गया है, 4500 का प्रॉफिट है यहां से, क्योंकि 4500 उसकी वैल्यू है, रियलाइज वैल्यू कितने की अप्रोक्स उससे कोई मतलब नहीं, 4500 का बेनिफिट हो गया है। चलो मैं इसको भी बदलाऊं, अप्रोक्स 6000, देयर इज अनरिकॉर्डेड मशीन विच हैज वैल्यू अप्रोक्स 6000। हमें कह रहा है इसके रिगार्डिंग बीपी होल्डर्स अग्री टू टेक ओवर दिस मशीन इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। वो कह रहे हैं जी हमें दे दो ये मशीन, तो बुक्स में मशीन है ना, बुक्स में नहीं है ये, और बीपी है कितने के 4, ये बीपी वाले कह रहे हैं कि ये मशीन हमें दे दो, हम ले जाएंगे। तो एक अनरिकॉर्डेड असेट्स ने हमारा बीपी उड़ा दिया, बीपी क्लियर हो गया, इसकी कोई एंट्री ना करो, ऑटोमेटिकली फायदा है। बेस्ट तो है नो एंट्री रिक्वायर्ड, नो एंट्री रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिकली 4000 का क्या हो गया है, प्रॉफिट। क्यों, डेबिट में कुछ भी नहीं, ये बीपी 4 इधर अब देने की जरूरत नहीं है बीपी को, क्यों, क्योंकि बीपी को क्या दे दी, वो अनरिकॉर्डेड मशीन, कितने की छोड़ो, हमारी तो 4 में ही चली गई, क्योंकि बीपी जो होल्डर है उसको 4000 देना है, तो 4000 समझो ये क्या हो गया है, गेन। क्रेडिट है 4, डेबिट हुआ ही नहीं, समझो 4000 का क्या हो गया है, गेन हो गया है इसका। बस ये तो ये है। और देखना सेकंड अल्टरनेटिव, और कर रहा हूं, एक तरह से ये मशीन कितने की बिक गई है, समझो बीपी 4 देने थे उतने की, तो आप कैश अकाउंट डेबिट 4 टू रियलाइजेशन करेंगे कि भाई एक तरह से वो मशीन बीपी को 4 देना था, वो मशीन कितने में बिक गई, समझो इक्वल टू अमाउंट ड्यू टू बीपी, बीपी का अमाउंट देना है अपन ने 4, तो 4, फिर दूसरी बार बीपी को पैसा दे दो आप, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 4000 टू कैश अकाउंट, बीपी सेटल, ये बीपी सेटल लोगे, तो इस एंट्री का इफेक्ट क्या हुआ चेक कर लो, इन दोनों एंट्रीज को मिला दो,
इट हैज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं। रियलाइजेशन कैंसिल, कैश कैंसिल। एक तरह से वो अनरिकॉर्डेड असेट्स बिक गई बाय कैश 4 में, बीपी को 4 दे दिया। इसका मतलब ये निकलता है। तो बेस्ट है एंट्री ना ही करो, वो ज्यादा बेटर है। क्लियर? तो इस तरह से अनरिकॉर्डेड असेट्स को यूज कर सकते हैं लायबिलिटी की पेमेंट में। अगर कोई लायबिलिटी के अगेंस्ट असेट्स दी गई, चाहे रिकॉर्डेड चाहे अनरिकॉर्डेड, मैं ये कहना चाह रहा हूं उसकी एंट्री नहीं होती, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। क्लियर? अब सुनना, नीचे फुटनोट में कह रहा है बी आर डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक at the time of dissolution our debtor became insolvent। जिनसे ये बीपी मिला था, फ्रॉम whom बी आर रिसीव्ड, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो बैंक पैसे लेने हमारे पास आएगा। तो बी आर कितने का है? ₹5000। 5000 रुपए का बी आर है, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। वो पार्टी फ्रॉम हुम बी आर रिसीव्ड, तो वो पार्टी क्या होगी? इंसॉल्वेंट। ओनली 40 पैसा इन अ रूपी कैन बी रिकवर्ड आउट ऑफ हिज एस्टेट। पंगा पड़ गया, उसके घर से 40 पैसे ही आ सकते हैं। बैंक तो हमसे कितने मांगेगा? पूरे 5000। क्या होता है, जैसे बीआर आता है हमें किसी पार्टी से, तो वो बीआर आता है तो हम एंट्री करते हैं बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। मान लो वो बंदे का नाम है एक्स से बीआर आया 5, ये हमें पैसे की जरूरत होती है तो बैंक से क्या करवा लेते हैं, कभी कभी डिस्काउंट, बैंक या कैश डेबिट जितने भी रुपए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। अब बीआर बुक्स में नहीं है, वो बीआर के अगेंस्ट बैंक से हम क्या ले चुके हैं? पैसे। अब ये इंतजार है तो सिर्फ ये कि ड्यू डेट पे ये एक्स नाम का आदमी बैंक को 5000 रुपए दे दे, हमारा लायबिलिटी से पीछा छूटे। लेकिन इन केस वो एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में ही इज अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ बीपी टू द बैंक। इन दैट केस बैंक विल आस्क अस टू पे होल अमाउंट ऑफ ₹5000। बैंक हमसे 5000 रुपए मांगेगा। ये वो सिचुएशन है, ये पास्ट में हो चुका है, बीआर बुक्स में नहीं है, ये फुट नोट में है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, डर है कि अगर इसने ड्यू डेट पे बैंक को पैसे नहीं दिए तो बैंक हमसे डिमांड करेगा ये पूरे 5000। सपोज बैंक ने हमें 4700 दिए थे, 300 डिस्काउंट, तो बैंक 47 नहीं लेगा, बैंक हमसे 5000 लेगा। यूज नहीं कर दिया क्या बैंक का पैसा आपने कुछ देर, तो बैंक अपने 5000 मांगेगा। उस बंदे के घर से 40 पैसे ना रूपी आ सकता है, तो लॉस कितना दिख रहा है? लॉस कितना दिख रहा है आपको? यहां से लॉस 5000 का 0.6 आउट ऑफ 1, 60% लॉस दिख रहा है 3000 रुपए का। अमाउंट कितना रियलाइज हो सकता है उसके घर से? उसके घर से 40 पैसा इन अ रूपी। या तो इसकी एंट्री ऐसे कर लो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेटर के घर से कितना पैसा रियलाइज हो जाएगा? 5000 का 40 पैसा इन रूपी 2000, 2000 पे रियलाइज हो जाएंगे। तो आप यहां पे बीआर से 2000 रियलाइज हो जाएंगे। बैंक वाले कितना लेके जाएंगे हमसे? 5000। तो आप करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 5000 टू कैश, अमाउंट पेड टू बैंक, अमाउंट पेड टू बैंक। बैंक को कितने पैसे पे कर दिया आपने? 5, तो पेमेंट टू बैंक। तो अल्टीमेटली तो हमें क्या है? 3000 रुपए का लॉस हुआ, 2 आए, 5 देने। या बेस्ट है इसका जो ज्यादातर लोग करते हैं, छोड़ो इसको, कह रहा है इधर और इधर मत दिखाओ, इसे मत दिखाओ, जो लॉस है सीधा उसकी एंट्री करो बस। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3000 जो हमें 60% देना पड़ेगा। ₹1 में से 40 पैसे उससे आ जाएंगे बैंक को, वो दे देंगे 2000 रुपए। बाकी 5 देने हैं तो 3 कहां से देने पड़ेंगे? अपनी पॉकेट से। कैश कैन बी रिकवर्ड 40 पैसा इन रूपी, यानी 40%।
तो 3000 जेब से देने पड़ेंगे, तो टू कैश उस 3000 की एंट्री कर दो बस। टू कैश बिल डिसऑनर, उसकी पेमेंट देनी है 3, उसकी एंट्री करो लॉस। ये ज़्यादा बेस्ट है, शॉर्टकट है, बेस्ट है, लॉजिकल है। 2 उससे ले, बैंक को 5 दें तो बात तब भी वही है, लेकिन शॉर्ट में आप एंट्री ये करो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कभी कभी मीट आउट करनी पड़ती है, तो जितना लॉस का अमाउंट है जो पॉकेट से देना पड़ेगा आप उसकी एंट्री पास ऑन कर देंगे। क्लियर? चलो एक और बात यहाँ पे, एक और पॉइंट इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये तो हमारा हुआ ही, ये सारा मटेरियल जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये धीरे धीरे क्वेश्चंस में भी यूज़ करना है, जर्नल भी बनानी है इसके रिगार्डिंग। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस में ये पॉइंट आएंगे। देखो देखो, क्रेडिटर टेकन ओवर आर स्टॉक एंड डेटर्स। वो अपना क्रेडिटर, स्टॉक और डेटर दोनों चीजें ले गया, एंड ₹1000 सरप्लस प्रोवाइडेड टू अस बाय क्रेडिटर। तो क्रेडिटर हमारा स्टॉक और डेटर ले गया कितने में, और क्रेडिटर को कितना दिया कुछ नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि 1000 रुपये सरप्लस आ गया। तो एक तरह से आप कहोगे कि हमारे स्टॉक और डेटर की जो बुक वैल्यू है वो तो 3 और 5 कितनी है, 8, ये तो बुक वैल्यू है। और हमारा जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर की बुक वैल्यू कितनी है, क्रेडिटर की बुक वैल्यू 6 है। वो हमसे ये दोनों ले गया और हमें 1000 दे देता है। तो एक तरह से आपके माइंड में ये आ रहा है कि एक तरह से 6 अपने काट लिए होंगे उसने, 1 हमें दे रहा है, तो एक तरह से वो हमारी 8 वाली चीजें कितने में ले गया, 7 में। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, स्टॉक और डेटर में 7 लिख देते हैं कि भाई 6 क्रेडिटर के 1000 रुपये वो हमें दे रहा है, तो टोटल 7 में बिक गया स्टॉक और डेटर, और क्रेडिटर को हमने उसके 6 दे दिए। तो एक तरह से सरप्लस कितना हो गया, 1000। पर इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, एक तो ये कि एक तरह से वो 1000 रुपये हमें दे रहा है, तो हमारा स्टॉक और डेटर 7 में चला गया 6। पर ये भी तो हो सकता है कि उससे हमारी बात हुई है कि तेरे क्रेडिटर के 5500 ही देंगे, तो इसका मतलब वो ये चीज़ें 6500 में ले गया। ये भी हो सकता है उससे बात हुई हो कि तेरे ये 6 के हम तेरे को क्या देंगे, 4000 रुपये देंगे, तो इसका मतलब ये चीज़ें वो 5000 में ले गया। मैं ऐसे अमाउंट कैसे लिख सकता हूँ? तो ऑल्टरनेटिव बेस्ट है और करके इसका कि आप ये एंट्री ना करो, यहाँ ये एंट्री ना करो, इसकी बजाय बस बाय कैश सरप्लस रियलाइज की कर दो, सरप्लस रियलाइज फ्रॉम क्रेडिटर ऑन स्टॉक एंड डेटर टेकन। तो 1000 रुपये जो सरप्लस आया आप बस उसकी एंट्री कर दो। उससे क्या होगा, जो सरप्लस 1000 रुपये क्रेडिट हुआ है बस वही दिखेगा। मुझे क्या मतलब कितने में क्रेडिटर सेटल हुए, हम तो जो सरप्लस है उसकी एंट्री कर दें 1000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग सरप्लस रियलाइज फ्रॉम, बीइंग सरप्लस realized from creditor against stock and debtor taken over by him। तो वो जो स्टॉक और डेटर ले गए उसके अगेंस्ट 1000 सरप्लस आया, सिर्फ आप उसकी एंट्री कर दो, ठीक है ना, जो सरप्लस रियलाइज हुआ है बस। तो बात है कि अगर आप ऐड करके कर देंगे रिजल्ट तो वही रहेगा, लेकिन आप सरप्लस की कर दो तो ज्यादा बेस्ट है, पता नहीं वो कितने में सेटल हुआ है। ओके, और देखना इसी से रिलेटेड एक और कंफ्यूजन, जैसे बैंक लोन होता है, कुछ लोग कहते हैं जी ओवरड्राफ्ट का क्या करें। मान लो यहां पे ओवरड्राफ्ट है लायबिलिटीज में, लो ये लो, मैं कहता हूं यहां पे ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट बैंक का ओवरड्राफ्ट है सपोज 3000 का। कुछ लोग कहते हैं कि ओवरड्राफ्ट तो क्रेडिट बैलेंस हो गया बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो गया।
आप जो टू बैंक बाय बैंक करते हो इधर, टू बैंक बाय बैंक, तो वो जो बैंक अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस बैंक अकाउंट में ले जाओ। दूसरे कहते हैं जी यहां बैंक ओवरड्राफ्ट लिख के उसकी पेमेंट डालो। अगर मैं यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट ना लिख के बैंक ओडी को कहां ले गया, बैंक अकाउंट में, उससे क्या होगा देखना, ऑल्टरनेटिव वन, ऑल्टरनेटिव वन, देखो ऑल्टरनेटिव वन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने रुपए का बैंक ओवरड्राफ्ट है यहां पे, 3000 का, बस। फिर मैं रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखता हूं, रियलाइजेशन अकाउंट में नो, कोई एंट्री नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट के रिगार्डिंग कोई एंट्री नहीं, ना क्रेडिट किया ना डेबिट में पेमेंट दी, नो एंट्री रिक्वायर्ड। बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लिया आपने, बस क्रेडिट हो गया। ऑल्टरनेटिव वन तो ये है। ऑल्टरनेटिव टू जो कि अक्सर बुक्स में किया हुआ है, ऑल्टरनेटिव टू, वो कहते हैं कि बैंक ओडी कोई करंट अकाउंट का रूटीन डेबिट बैलेंस नहीं है, ओवरड्राफ्ट ये बल्कि एक सीसी लिमिट का अमाउंट है, लोन है। ये सीसी लिमिट होती है कि आपकी एक लिमिट सैंक्शन हो जाती है, सीसी लिमिट, मीनिंग बता रहा हूं, कैश क्रेडिट बोल देते हैं। जो ये सीसी लिमिट होती है ना, एक सैंक्शन अमाउंट होता है, सैंक्शन अमाउंट फ्रॉम बैंक, अप टू दैट अमाउंट यू कैन विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, उस अमाउंट तक निकाल सकते हो। जब पैसे आगे जमा कर दो, जब जरूरत है निकाल लो। मान लो आपका ओवरड्राफ्ट लिमिट सैंक्शन कर दिया बैंक ने, सीसी लिमिट 10 लाख रुपए, जब जरूरत है 10 लाख तक निकाल लो, 2 लाख निकाल लो, 4, जितना निकाल लोगे उस पे इंटरेस्ट लगेगा। ये नहीं कि 10 लाख की लिमिट सैंक्शन है 10 पे लगेगा ना, आपने 1 लाख विड्रॉ किए 1 पे इंटरेस्ट लगेगा, 2 लाख विड्रॉ किए 2 पे इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरह से ये सीसी लिमिट जो है चलती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बात करता है कि कैश क्रेडिट लिमिट का अमाउंट है तो इट्स लाइक अ लोन, तो इसको लोन की तरह ट्रीट करना चाहिए, बैंक बैलेंस नेगेटिव की तरह नहीं। तो सेकंड ऑल्टरनेटिव में ये क्या करता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में शो करता है इधर बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, इधर बैंक ओडीबी ले लेता है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने रुपए, 3000। फिर यहां जो बैंक अकाउंट बनाता है इस ऑल्टरनेटिव में, उसमें कोई ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं, कोई बैलेंस नहीं, 3000 लेता है बैंक ओडी लाइक अदर लायबिलिटीज, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, इधर टू बैंक करके पेमेंट देता है, बैंक ओडी की पेमेंट डालता है, कितने रुपए, 3000। तो आप देखो अब ओपनिंग वहां आना नहीं आना ना, ओवरड्राफ्ट कहां शिफ्ट कर दिया, लाइक अदर लायबिलिटी 3, इधर टू बैंक करके पेमेंट दोगे तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आ जाएगा क्या, इधर बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक ओडी पेड कितने रुपए, 3। घूम फिर के बात तो एक ही है, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पास करोगे तब भी 3 क्रेडिट ही बनेगा बैंक अकाउंट में तो, और अगर रियलाइजेशन के थ्रू पास ही नहीं करोगे, इधर लाओगे ही नहीं ना, बैंक ओडी इधर लाए ना, टू बैंक करके ओडी की एंट्री आपने इधर की, ठीक है। इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में बता दो ऑल्टरनेटिव 1 और 2 में क्या फर्क पड़ेगा, नथिंग, कुछ भी नहीं। आप एक बार इधर शो करके टू बैंक करके पेमेंट कर दोगे, इधर बराबर 3000 बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। अगर इस मेथड के थ्रू आते हो तो रियलाइजेशन में पास ही नहीं करना, बस ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में शिफ्ट करना है, तब भी क्या हुआ, बैलेंस क्रेडिट हुआ। तो कुछ भी करें फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या है, ये ट्रीटमेंट तब करते हैं अक्सर जैसे करंट अकाउंट में रूटीन कोई लिमिट नहीं है, सीसी लिमिट एक लोन नहीं है, वैसे ही बैंक मैनेजर कुछ अमाउंट उसकी पावर में होता है, एक्स्ट्रा ओवरड्रॉ करने दे देता है अच्छे कस्टमर को। मान लो मेरे करंट अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़ा है, मैंने 5,05,000 का चेक काट दिया, 5,05,000 रुपए का चेक मैंने काट दिया, तो बैंक मैनेजर को पावर है वो उस अमाउंट को सैंक्शन कर दे, पेमेंट दे दे, मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट। तो वो वाला बैलेंस तो ये होता है, इसको तो क्रेडिट ही करना चाहिए, कोई लोन नहीं है, रूटीन है, जमा कराएंगे फिर डेबिट और क्रेडिट
जो अभी बैलेंस डेबिट है बैंक के रिकॉर्ड में, बैंक ने लेने हैं, हमारे रिकॉर्ड में क्रेडिट, वापस डेबिट हो जाएगा वो, तो वो इधर इस तरह आना चाहिए। अगर वो सीसी लिमिट के तरह है सैंक्शन अमाउंट वाला, फिर उसकी पेमेंट होनी चाहिए। तो दोनों ही प्रोसीजर सही हैं। अक्सर स्टूडेंट क्या, टीचर्स के भी फोन आते हैं, वो कई बार इसके रिगार्डिंग क्वेरी करते हैं, तो उस क्वेरी का रिप्लाई यही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी ये वाला ट्रीटमेंट ज्यादा बेस्ट है। ये जो ऑल्टरनेटिव 2 है ना, ये ज्यादा प्रैक्टिस में रहता है। जो ऑल्टरनेटिव 2 है इसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं ऑल्टरनेटिव 2 को। तो आपको ये देखना है कि कौन सा करें, पर रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर? तो चलो ये आप माइंड में रखेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से हो पाएंगे। तो आप ये स्टोरी सारी माइंड में कैप्ट करें, ठीक है, और क्वेश्चंस अपन धीरे धीरे कंसेप्ट के साथ इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।